गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपने पढ़ा है पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर बीएससी पार्ट फर्स्ट का चैप्टर, जिसको यूनिवर्सिटी पाठ्यक्रम के अनुसार हमने पूर्ण कर दिया है। आज हम नेक्स्ट बीएससी पार्ट फर्स्ट के इसी यूनिट के अंदर इंक्लूड दूसरे चैप्टर की बात करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है पीरियोडिक टेबल। विद्यार्थियों, आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल के बारे में पहले बहुत कुछ पढ़ा है। आज हम उसी का ही विस्तार से वर्णन करेंगे। पीरियोडिक टेबल, जैसे कि नाम का पता चल रहा है, पीरियड और टेबल, अर्थात एक ऐसी टेबल जिसके अंदर सभी एलिमेंट्स को सुव्यवस्थित ढंग से रखा गया है, जिसमें जो पीरियड है वो हॉरिजॉन्टल है, अर्थात आडी रेखाएं हैं, और जो वर्ग है अर्थात ग्रुप वो खड़ी रेखाएं हैं, अर्थात वर्टिकल है। एंशिएंट के टाइम में हम बात करें तो सर मेंडलीव ने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल बनाई थी और उन्होंने उस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को रखा गया था। लेकिन मेंडलीव के द्वारा बनाई गई पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को रखने का जो आधार था वो परमाणु भार था। अर्थात पीरियोडिक टेबल के बारे में हम डिस्कशन करें, पीरियोडिक टेबल बीएससी पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक यूनिट फर्स्ट। पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो थे मेंडलीव। मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसका जो बेस था वो था एटॉमिक भार, अर्थात परमाणु भार था। तो हम कह सकते हैं कि मेंडलीव के जो रखने का क्रम था तो क्या था कि तत्वों के जो गुण हैं वो उनके परमाणु भार के पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, अर्थात पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट एटॉमिक वेट। मेंडलीव ने वही चीज था जो ये वाली लाइनें थी, इनको तो पीरियड ही कहा था, और ये लाइनें थी इनको इसने ग्रुप कहा था। यही आज भी चल रहा है। पीरियड इन्होंने रखे थे 7, जो आज भी 7 ही पीरियड चल रहे हैं, लेकिन जो ग्रुप है वो चेंज हो गए हैं। जो वर्तमान है अर्थात मॉडर्न है उसमें ग्रुप की संख्या 18 होती है। तो एंशिएंट टाइम में मेंडलीव ने जो दिया था, उन्होंने बताया था कि परमाणु के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवृत्ति फलन होते हैं, अर्थात एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के आधार पर रखा गया था। लेकिन मेंडलीव के इस नियम से क्या हुआ कि जैसे आयरन, कोबाल्ट और निकल, इनको रखने में दिक्कत आ गई, क्योंकि इन सब का एटॉमिक वेट लगभग एक जैसा था, तो इसको सही ढंग से नहीं रखा जा सकता था। ये कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो उसके बाद में इस पीरियोडिक टेबल के अंदर इस एलिमेंट्स को रखने में कुछ और सुधार हुए। उसके बाद मोज़ले साहब आए। मोज़ले ने क्या किया, आधुनिक पीरियोडिक टेबल बना दी। आधुनिक पीरियोडिक टेबल बना दी, और आधुनिक पीरियड टेबल बनाने का जो पीछे आधार था, उनका बेस वो था एटॉमिक नंबर था, अर्थात एटॉमिक वेट जो था उसकी जगह एटॉमिक नंबर हो गया। क्योंकि एटॉमिक वेट हम जानते हैं एटॉमिक वेट
जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों शामिल होते हैं। मेंडेलीव ने जब पीरियडिक टेबल बनाई उस समय न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। सर जेम्स चैडविक ने 1921 में न्यूट्रॉन की खोज की तो कुछ एलिमेंट्स को रखने में दिक्कत आई क्योंकि उन सब का परमाणु भार लगभग एक जैसा था, अर्थात न्यूट्रॉनों की संख्या एक जैसी थी। लेकिन हम जानते हैं किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक एक जैसा नहीं होता। सभी के अंदर प्रोटॉनों की संख्या में अंतर जरूर होता है, अर्थात जो स्वतंत्र परमाणु हैं उन सब में डिफरेंशिएट परमाणु आपस में कभी भी एक जैसे परमाणु क्रमांक नहीं रखते। तो मोजले साहब ने एक नई पीरियडिक टेबल बनाई। उस पीरियडिक टेबल का नाम दीर्घ आवर्त सारणी लॉन्ग पीरियडिक टेबल रखा। क्या नाम रखा उसका? लॉन्ग पीरियडिक टेबल, अर्थात दीर्घ आवर्त सारणी। इस दीर्घ आवर्त सारणी का जो मुख्य आधार था, बेस था, वो परमाणु भार न होकर के परमाणु क्रमांक था। अर्थात दीर्घ आवर्त सारणी में एलिमेंट्स को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम के आधार पे रखा गया। परमाणु भार का इसमें कहीं कोई स्थान नहीं था, परमाणु क्रमांक के आधार पे इनको रखा गया। तो इनके लिए आवर्त सारणी का नियम क्या रहा कि परमाणुओं अर्थात तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवृत्ति फलन होते हैं। पीरियडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर। क्लियर? ओके। अब हम बात करें इसके बनाने के लिए मोजले साहब ने क्या किया। मेंडलीव की तरह पीरियड तो 7 ही रखे। पीरियड हम जानते हैं पहले से, परमाणु संरचना में हमने पढ़ा, पीरियड जो है वो परमाणु के कोष को बताता है, अर्थात शेल ऑफ द एटम, जो कि कोष होते हैं KLMNOPQ। अब तक 7 हमें पता चल रहा है कि 7 आवर्तक हमें पता है पीरियडिक टेबल के अनुसार, तो अभी तक 7 आवर्त के बारे में डिस्कशन कर सकते। तो जो पीरियड है वो 7 ही रखे उन्होंने मेंडलीव के आधार पे, लेकिन जो ग्रुप थे वो मेंडलीव ने तो कम रखे थे, लेकिन मोजले साहब ने उनको बढ़ा करके 18 कर दिया। तो जो ग्रुप है वो दीर्घ आवर्त सारणी में 18 होते हैं, जबकि पीरियड है वो 7 होते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी के कुछ कमियां थी, जैसे आयरन कोबाल्ट निकल को यथास्थान पे उन्होंने नहीं रख पाए थे। हाइड्रोजन की पोजीशन थी वो अनिश्चित थी, और लेंथेनाइड एक्टिनाइड को मूल आवर्त सारणी में स्थान नहीं दिया गया था, तथा उपकोष के आधार अर्थात SPDF के आधार पर पीरियडिक टेबल को डिवाइड नहीं कर पाए। लेकिन मोजले ने दीर्घ आवर्त सारणी दिया, तो दीर्घ आवर्त सारणी में हमें देखने में यह लगता है कि इसमें SPDF चारों भागों में, चारों कोषों में इस पीरियडिक टेबल को डिवाइड कर दिया। लेकिन फिर भी इसमें भी कुछ कमियां हैं, जैसे हाइड्रोजन के स्थान आज भी अनिश्चित है। लेंथेनाइड एक्टिनाइड को आज भी पीरियडिक टेबल में अपना स्थान नहीं मिला, अर्थात लेंथेनाइड एक्टिनाइड आज भी अपनी मुख्य आवर्त सारणी से बाहर ही रखी गई है। अब हम बात करें तो हीलियम की बात करें। हीलियम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 होता है, जैसा कि N+L रूल के अनुसार हमने देखा। तो यदि NS2 होता है तो वो हीलियम है वो S ब्लॉक में होना चाहिए, लेकिन वो S ब्लॉक अर्थात सेकंड ग्रुप में नहीं है, वो है 18 नंबर ग्रुप में, क्योंकि 18 नंबर ग्रुप के अंदर मोजले साहब ने सभी एक्रिय गैसें रखी थी, और एक्रिय गैसों का पहला जो मेंबर है वो हीलियम होता है, क्योंकि बाह्यतम कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही पाए जाते हैं, अर्थात वह किसी भी क्रिया में भाग नहीं लेता, वो एक्रिय गैस है, इसलिए उसको एक्रिय गैस में रखा गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो S ब्लॉक के NS2 में होना चाहिए, अर्थात बेरिलियम के ऊपर होना चाहिए। ये कमी रह गई। अब बात करें हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन S ब्लॉक में है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है, तो NS1 समझ में आ गया। लेकिन हम जानते हैं S ब्लॉक के अंदर जो भी एलिमेंट रखे गए थे वो सारे के सारे मेटल है,
धातु है, अर्थात इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी उनमें ज़्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन डोनर है। बट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, बिकॉज हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन को S1 में क्यों रखा? उनको रखने का स्थान तो पर्टिकुलर देखें तो हेलोजन ग्रुप है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो उसमें इसको रखना चाहिए था। फ्लोराइड, क्लोराइड, तो ये हाइड्राइड, हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है और ये हाइड्राइड में चेंज हो सकता है, तो ये 17 नंबर ग्रुप में भी रखा जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं एक रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, उसके अंदर हाइड्रोजन हाइड्राइड के रूप में यूज होता है। लेकिन S1 में एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसको S1 में रखा गया। तो हम आज भी ये मानते हैं हाइड्रोजन की स्थिति भी निश्चित नहीं है, इसको पहले ग्रुप में भी रखा गया और 17वें ग्रुप में भी रखा गया। जब ये इलेक्ट्रॉन देता है तो H+ में चेंज होता है, अर्थात लिथियम सोडियम जैसा व्यवहार करे। लेकिन जब मेटल की बात आती है तो हाइड्रोजन एक गैस है, मेटल नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये हाइड्राइड में चेंज होगा, तो ये 17 नंबर ग्रुप के अंदर होगा। तो हाइड्रोजन की स्थिति अभी भी अनिश्चित है। नेक्स्ट बात करें लेंथेनाइड, एक्टिनाइड की बात करेंगे। 4F और 5F उनको आज भी पीरियडिक टेबल से नीचे ही रखा जाता है। हालांकि उनके परमाणु क्रमांक बीच में जरूर आते हैं, लेकिन रखा उनको नीचे ही जाता है, क्योंकि वो D के बीच में आते हैं। D होते हैं संक्रमण तत्व, लेकिन लेंथेनाइड, एक्टिनाइड होते हैं अंतः संक्रमण तत्व, अंतः संक्रमण धातु, और D वाले होते हैं संक्रमण धातु, ट्रांजिशन मेटल, और वो होते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल। अर्थात D में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं N-1 में, जबकि F में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं N-2 में। तो आज भी यह विसंगतियां तो बनी हुई है। बाकी लगभग अभी भी मोजले की दीर्घ आवर्त सारणी ही हम पढ़ते हैं और वही अभी वैलिड है। उसी के आधार पर हम तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग पीरियडिक टेबल बनाएंगे और इसके कुछ पीरियोडिसिटी की बात करेंगे। धन्यवाद। आपका फ्यूचर है वो ब्राइट हो, और ध्यान से पढ़ें, बुक का भी इस्तेमाल करें, और हमारे दिए गए लेक्चर्स भी आप ज़रूर देखें। डूंगर कॉलेज सभी विषयों के अंदर ऑनलाइन लेक्चरर अपने यूट्यूब के ऊपर डाल रहा है, जिसका एक चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, CCE राज DC डूंगर क्लास। इसको आप सब्सक्राइब करें और सभी विषयों के आप लेक्चर्स देखें, सुनें और समझें। धन्यवाद।